हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो आज है 22 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी दिवाली के बाद कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और दूसरी जो ट्रंप हैं यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा वेनेजुएला पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ताकि वे अपने पद को छोड़ दें उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है लूवर डकैती यानी कि जो चोरियां की जाती हैं उन्हें किस तरह से क्या सहूलियत हो रही है, वह ट्रैफिक को किस प्रकार से पार करते हैं, और जो ये लूवर की डकैती की गई है ये किसके द्वारा की गई है, क्या वे पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए, इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है पोस्ट दिवाली फ्रॉम चैलेंजेज, यानी कि जो दिवाली के बाद में जो फार्म्स हैं यानी कि जो कृषि का है उस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली 2025 यानी कि 20 और 21 अक्टूबर दिवाली के ठीक बाद भारत की कृषि जो अर्थव्यवस्था है वह एक अंतिम मोड़ पर महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अगर बात करें पिछले 2 वर्षों की तो 2023 और 24 में खाद्य जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करना सरकार ने जो है अपना सर्वोच्च प्राथमिक लक्ष्य बनाया था, जिसके तहत जो आयात है वो बढ़ाकर और जो स्टॉक के प्रबंधन है उनसे उपभोक्ताओं को राहत दी गई। लेकिन अब जो स्थिति है वो उल्टी हो गई है। 2025 की जो खरीफ की फसल है उसमें जो है अच्छी मानसून के बावजूद भी खाद्यान्नों की जो अधिकता है वो हो गई है, जिससे अधिकांश फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो MSP है उससे काफ़ी नीचे जो है वो बिक रही हैं। तो जो वर्तमान स्थिति क्या है कि जो खाद्य अधिकता है यानी कि अधिक वर्षा के कारण जो खाद्य है जो फसलें हुई हैं वो अधिक हैं और उनकी कीमतों में जो है गिरावट क्यों देखी जा रही है। तो जो खाद्य मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण की बात करें तो सितंबर 2025 तक जो खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति है 4 महीनों से नकारात्मक है, यानी कि -0.5 से लेकर -1.2% जो है वो चल रही है। यह 2023 और 24 की तुलना में ऊंची मुद्रास्फीति यानी कि 6 से 8% से उलट गई है, जब सब्जियां, दालें या फिर जो अनाज की कीमतें हैं आसमान छू रही थी। अच्छी मानसून यानी कि लगभग 106% औसत वर्षा हुई है, जिससे कि फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है, यानी कि 2025 की जो खरीफ अनुमानित है यानी कि 1600 मिलियन टन है उससे अधिक हुई है। लेकिन अधिक उत्पादन ने कीमतों को जो है वो कम कर दिया है यानी कि दबा दिया है। तो जो फसलें हैं उनके MSP से नीचे बिक रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो सोयाबीन है महाराष्ट्र का जो लातूर मंडी है वहाँ पर 4000 पर क्विंटल MSP यानी कि 5328 से 23% नीचे, और 2025 की जो फसल औसत है उससे कम होने के बावजूद कीमतें गिर गई हैं। जो मक्का है वो 1800 रुपये क्विंटल यानी कि जो MSP रेट है वो 2095 से नीचे बिक रही हैं। ऐसे ही अगर बात करें कपास की तो जो कपास है वो 5500 क्विंटल MSP यानी कि 6620 से 17% नीचे जो हैं वो बिक रही हैं। दालें जो हैं यानी कि जो अरहर की दाल है या फिर जो मूंग है वो 4000 से 5000 रुपये क्विंटल यानी कि जो MSP है उससे 15 या 20% नीचे, और जो बाजरा है वो 1900 रुपये क्विंटल और इसका जो MSP रेट है
वो 2625 से नीचे है। जो ये आंकड़े हैं इन्हें हमने जो एक्सप्लेनर की रिपोर्ट है वहाँ से लिया है, जो कि ये दर्शाते हैं कि अच्छी फसल होने के बावजूद भी किसानों को घाटा जो है वो सहन करना पड़ रहा है। जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पर बाढ़ से धान की पैदावार 5 से 8 क्विंटल पर एकड़ घट गई है, जबकि जो बासमती है और जो कपास है उनकी कीमतें एमएसपी से नीचे आ गई हैं। और जो ग्रामीण हैं यानी कि गांव के जो लोग हैं उनको क्या संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो जो किसान हैं कर्ज में डूब रहे हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण 68 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई हैं, जिसके लिए 31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। पंजाब में जो डीएपी है यानी कि जो उर्वरक हैं उनकी कमी से कालाबाजारी भी बढ़ रही है। किसान आत्महत्या के मामले 5% जो हैं ऊपर बढ़ गई हैं और जो बेरोजगारी है वो 23%। इसके क्या कारण है कि जो अधिक उत्पादन, वैश्विक दबाव या फिर जो नीतिगत असंतुलन दिखाई दे रहा है। तो उत्पादन की जो अधिकता है यानी कि 2025 के अंदर खरीफ फसल जैसे कि चावल, मक्का या फिर जो दाल हैं इनका उत्पादन 5 से 7% जो है पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ गया है, लेकिन जो स्टोरेज है उसकी कमी है। केवल 50% की क्षमता जो है वो उपयोग की है। बाकी क्या है कि निर्यात प्रतिबंधों ने बाजार लोड कर दिया है, यानी कि जो ये सामान होता है ये निर्यात किया जाता है और प्रतिबंध लगने के बावजूद इस कारण जो है इनकी जो कीमतें हैं वो हमें घटती हुई नज़र आ रही हैं। जो वैश्विक कीमतें हैं यानी कि जो विश्व बैंक है अगर उनके अनुसार जाने तो 2025 में अनाज की जो कीमतें हैं 11% और तेल भोजन की कीमतें 60% गिरेंगी। भारत के चावल निर्यात जो प्रतिस्पर्धा है वो कमज़ोर है, जिससे कि किसानों को घरेलू बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। जो एमएसपी कार्यान्वयन की कमजोरियां हैं, जैसे कि जो एमएसपी है 23 फसलों के लिए घोषित है, लेकिन खरीद जो है केवल 6% किसानों तक ही पहुंचती है। जो छोटे किसान हैं उनमें 86% यानी कि जो कुल का 86% बाजार लिंकेज से वंचित रहता है। 2025 और जो 26 में रबी की एमएसपी है वो बढ़ाई गई, यानी कि जो गेहूं है वो 2425 पर क्विंटल और जो खरीफ की फसल है उसमें देरी। जो जलवायु है उसके प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अनियमित मानसून है यानी कि जिसके कारण बाढ़ और सूखा देखने को मिल रहा है, और मिट्टी का क्षरण यानी कि जो बाढ़ आती है तो उस पानी के बहाव से मिट्टी का क्षरण भी होता है। पंजाब में जल स्तर जो है तेजी से गिर रहा है। एक दशक में जो कृषि है उसके लिए पानी खत्म हो सकता है। तो जो फसल हैं 2025 के अंदर उनका एमएसपी कि कितने रुपए क्विंटल और जो बाजार के मूल्य हैं वो क्या रहे हैं, या फिर उससे कितना घाटा सहन करना पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। तो जो सोयाबीन है 2025 के अंदर 5328 एमएसपी पर क्विंटल और जो बाजार मूल्य है वो 4100 रुपये है। इससे 23 का जो है वो घाटा हो रहा है। और जो मक्का है उसका एमएसपी जो रेट है 2025 का वो 2095 है। और अगर बात करें बाज़ार की तो बाज़ार के अंदर इसे 1800 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, जिससे कि 14% का जो घाटा है वो हमें देखने को मिल रहा है। कपास का जो एमएसपी रेट है वो 6620 है और बाज़ारों में 5500 रुपये पर क्विंटल जो है वो ख़रीदा जा रहा है, जिससे कि 17% का घाटा देखने को मिल रहा है। अरहर की जो दाल है उसमें 7550 जो है वो एमएसपी रेट है 2025 का, जो कि 6000 रुपये पर क्विंटल बाज़ार में ख़रीदा जा रहा है, जिससे कि 20% का घाटा देखने को मिल रहा है।
बाजार के अंदर जो बाजरा है वह 2625 उसका MSP रेट है। और अगर बाजार के मूल्यों की बात करें तो 1900 रुपये जो है वो बाजरा बाजारों में बिक रहा है, जिससे 28% का जो घाटा है वो देखने को मिल रहा है। तो जो नीतिगत शिफ्ट है यानी कि जो किसान केंद्रित दृष्टिकोण है, अगर उसकी ओर से देखें तो पिछली साल का जो उपभोक्ता शरण यानी कि जो आयात है या फिर जो स्टॉक रिलीज है उस पर फोकस था, लेकिन अब की बार जो सरकार है वो किसानों की ओर मुड़ रही है। जो MSP है इसकी खरीद को बढ़ाना, दाल तिलहन उन पर जो है प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि जो PSS है उसका विस्तार, और 2025 के अंदर 109 जलवायु अनुकूलन जो किस्में हैं वो लॉन्च हुई हैं, लेकिन एक्सटेंशन सिस्टम जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। आयात शुल्क की बहाली, कपास और जो मटर है उन पर ड्यूटी बढ़ाकर घरेलू कीमतें जो हैं वो स्थिर हैं। PIB के अनुसार MSP अब सुरक्षा जाल से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जो राहत पैकेज है यानी कि 35,440 करोड़ जो रुपए का एग्री पैकेज है, सिंचाई की विविधीकरण, क्रेडिट या फिर जो दाल का उत्पादन है 252 से 350 लाख टन 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। जो PM किसान है उनकी 21वीं जो किस्त दी जाएगी वो नवंबर में दी जाएगी। जो तकनीकी हस्तक्षेप है कि सैटेलाइट की जो मॉनिटरिंग है, फार्मोनोट जैसी जो AI सलाह हैं, लेकिन इनको अपनाना जो है वो यानी कि जो 30% है उससे बढ़ा है। जो कानूनी गारंटी है यानी कि जो किसान संगठन है MSP को कानूनी अधिकार की मांग बनाने अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इनका जो संचालन है वो बहुत ही कमज़ोर है, जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, लेकिन किसानों की जो स्थिरता है वो किसानों को इससे मिलेगी। अगर बात करें कि आगे आने वाले जो साल रहेंगे यानी कि जो भविष्य है उसमें क्या राह जो है वो सूझ सकती है, तो जो सतत कृषि और समावेशी विकास है यानी कि विविधीकरण, एक फसल जैसे कि धान या गेहूं से बचाव, पंजाब हरियाणा में जल का संकट, MSP जो लिक्विड विविधीकरण प्रोत्साहन है उसके कारण देखने को मिल रहा है। जो निर्यात का बढ़ावा है यानी कि एग्री जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2018 को मजबूत, लेकिन NTB गैर शुल्क बाधाएं जो हैं वो चुनौती बनी हुई हैं। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जो ग्रामीण हैं उनकी मजदूरी स्थिर है, लेकिन MN जो IEGA है उसकी मांग 27% घटी है। 40% कार्यबल कृषि पर निर्भर हैं, उनकी आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है वो अधूरा ही रह गया है। और क्या क्या सुझाव जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उनके लिए डिजिटल ID, ई-नाम एकीकरण और 1400 जो 10 मंडियां हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। जलवायु प्रतिरोधी फसलें यानी कि जो लैब है उससे खेत तक। जो भारतीय कृषि है जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो हम प्रीवियस ईयर के PYQs हैं उनको करते हैं। भारतीय कृषि की जो परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है संरक्षण कृषि मिट्टी के अत्यधिक मिश्रण को कम करने का उद्देश्य रखती है। दूसरा, संरक्षण कृषि फसल के जो अवशेष हैं उनको मिट्टी की सतह पर बनाए रखने का प्रयास करती है। तीसरा, संरक्षण कृषि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की जाती है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो हमारा आंसर होगा 1 और जो 2 हैं वो दोनों ही जो हैं वो सही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं है? A. लैंड डेवलपमेंट बैंक, B.
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सी स्टेट कॉरपोरेट बैंक, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हमारा आंसर होगा ए लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना लागू करने के क्या फायदे हैं? ए यह किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरा है, यह कृषि उत्पादन के लिए पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करता है। तीसरा है, यह मध्यस्थों को समाप्त करता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो तीनों ही जो हैं वो सही हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही जो हैं वो सही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि जो CACP है उसके उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1, उत्पादन लागत का अनुमान लगाना, लाभकारी मूल्यों की सिफारिश करना। जो दूसरा है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 1 और जो 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? ए 1997 में, बी 1998 में, सी 1999 में, डी 2000 में। तो हमारा आंसर होगा बी 1998 में। जो हमारे इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं उनसे किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो भारत में उच्च मूल्य वाली जो फसलें हैं उनके चयन में किसानों के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के दायरे की जांच कीजिए। सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उठाए गए जो कदम हैं उनका वर्णन कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो ट्रम्प ट्रेन्स गन्स ऑन वेनेजुएला वाई नाउ मारोडो ओपिनियन। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उनका जो प्रशासन है उसके चलते हाल ही में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलास मादुरो, उनके खिलाफ अपनी जो कार्रवाई है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने तेज कर दिया है। अक्टूबर 2025 में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने CIA को वेनेजुएला में जो है गुप्त अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है, जो कि मादुरो को सत्ता से हटाने का उद्देश्य है उससे की गई है। इसमें घातक ऑपरेशन भी शामिल हो सकते हैं और जो अमेरिका की सेना है उसने वेनेजुएला के अंदर हवाई हमलों के जो विकल्प हैं उनको भी तैयार कर लिया है। जो कैरेबियन है उसमें अमेरिका की नौसेना ने 10,000 सैनिक, 8,000 युद्धपोत और एक जो पनडुब्बी है उसको भी तैनात किया है, जो कि दवाओं की जो तस्करी है उस पर निशाना साधते हुए जो मादुरो है उस पर दबाव बढ़ रहा है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने मादुरो पर नार्को जो आतंकवादी हैं उनके होने का आरोप भी लगाया है और उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है, जो कि $50 मिलियन का है। जो ये कार्रवाई है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है, यह ड्रग्स के खिलाफ जो युद्ध है उसका हिस्सा मानी जा रही है, जहां पर वेनेजुएला को अमेरिका में कोकीन और अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले ही वेनेजुएला का जो तट है वहां से नाव पर 5 हवाई हमले किए हैं, जिसमें 27 लोग भी मारे गए हैं। जो कूटनीतिक प्रयास हैं उनको भी रोक दिया गया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने मादुरो के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया है। जो वेनेजुएला है
उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले कार्यकाल से लगे जो प्रतिबंध हैं उन्हें तेल निर्यात को प्रभावित किया है, और जो 2025 है उसमें चेवरॉन जैसे अमेरिकी कंपनियों का जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई है और 8 मिलियन से अधिक वेनेजुएलन जो है वो देश छोड़कर जा चुके हैं। जो मादुरो हैं उन्होंने इन हमलों को अवैध बताया है और अमेरिका पर कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तैयारी कर ली है और सेना को लाखों जो मिलिशिया हैं उनको जुटाने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन मादुरो के पास जो है अब केवल सीमित विकल्प ही बच गए हैं, जैसे कि स्वैच्छिक इस्तीफा या फिर जो सत्ता का हस्तांतरण है। मादुरो ट्रंप के दबाव में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो सत्ता है उसको छोड़ सकते हैं। जो अमेरिकी सीनेटर हैं यानी कि जो लिंडसे एक ग्रामक हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप मादुरो को शर्तें थोपेंगे ताकि वे खुद ही इस्तीफा दे दें। हाल ही की अगर बात करें तो जो मादुरो हैं उन्होंने गुप्त वार्ताओं में अमेरिकी कंपनियों को तेल और जो सोना है उसके प्रोडक्ट्स में हिस्सेदारी की है। चीन, रूस और जो ईरान है उनसे संबंध तोड़ना और तेल निर्यात अमेरिका की ओर मोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल आर्थिक सौदा नहीं है बल्कि अपराधी संरचना को ध्वस्त करना भी है। और इसको लेकर क्या क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो जो यानी कि जो मादुरो हैं उन्होंने 2024 का जो चुनाव है उसको चुराने का आरोप झेला है। और जो विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना माचाडो यानी कि जिन्हें अमेरिका का समर्थन जो है अमेरिका दे रही है, जो कि नज़रबंद करके रखा है। इस्तीफा देने से उनका गिरोह टूट सकता है। और जो सैन्य प्रतिरोध या फिर क्षेत्रीय संगठन को देखें तो मादुरो ने जो सेना है यानी कि 1,23,000 जो सदस्य हैं और मलेशिया को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने कोलंबिया का जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो उनको भी, और जो नार्को टेफरिकर हैं उन्हें बताने वाले ट्रंप का जो बयान है उन पर कोलंबिया को भाईचारा का समर्थन दिया है और संयुक्त रक्षा का संकेत भी। जो रूस, चीन और ईरान है उनसे सहायता मांग सकते हैं। ये देश पहले से ही वेनेजुएला को हथियार और आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन जो ट्रंप हैं उन्होंने इनके साथ वेनेजुएला के जो अनुबंध हैं वो तोड़ने की मांग की है। संभावना क्या है, यानी कि मध्यम संभावना जो है वो जताई जा रही है कि अमेरिकी जो सैन्य श्रेष्ठता है यानी कि B-52 बॉम्बर्स, F-35 जेट्स, इनके सामने जो वेनेजुएला है उनकी सेना कमज़ोर है। हमले ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों पर होंगे जहां पर अमेरिका हवाई और नौसैनिक जो हमले हैं वो आसानी से कर सके। युद्ध जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन मादुरो की जो अर्थव्यवस्था है इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर बात करें कूटनीतिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की, जो मध्य पूर्वी देश हैं यानी कि जैसे कि कतर है, उसके माध्यम से अमेरिका से बातचीत फिर से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रंप के विशेष जो दूत हैं यानी कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं, उन्होंने पहले ही मादुरो से मिलकर अमेरिकी कैदियों की रिहाई कराई थी। जो संयुक्त राष्ट्र और जो यूरोपीय संघ है उन्होंने भी समर्थन मांगा है। जहां पर हमले हैं उनको अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं कहा गया है, लेकिन जो अमेरिका है उन्होंने मादुरो को ड्रग का कार्टेल का जो है एक प्रमुख घोषित कर दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को बढ़ाएगा। और संभावनाएं बहुत ही कम है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने कूटनीति बंद कर दी है। और जो विपक्षी नेता हैं यानी कि जो एडमुंडो
जो गोजालेज हैं उनको वैध राष्ट्रपति जो है वो मान लिया है। विपक्ष को कुचलना जो है वो जारी रखना, जैसे जो अर्थशास्त्री हैं उनकी गिरफ्तारी और जो साइबर निगरानी है यानी कि सापो ऐप के जरिए जासूसी। मादुरो ने अमेरिका को कू का आरोप लगाकर जनता को एकजुट करने की कोशिश की है। संभावना जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अस्थायी भी नहीं है कि यह दबाव और जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि जो ट्रम्प हैं उन्होंने विपक्ष को समर्थन दे रहा है। तो इस पूरी न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है कि जो मादुरो हैं उनके पास कोई भी आसान जो रास्ता है वो नज़र नहीं आ रहा, और जो ट्रम्प है उनका लक्ष्य मादुरो को इतना परेशान करना है कि वे खुद से ही अपनी सत्ता को छोड़कर चले जाएं। लेकिन पूर्ण जो आक्रमण है यानी कि पूरी तरह से आक्रमण, जैसे जो 1989 का पैनामा है या फिर जो ड्रोन हमला है जैसे कि सुलेमानी, अभी तक टाला गया है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो ये रणनीति है मादुरो को कमज़ोर करने के लिए है, लेकिन जो क्षेत्रीय अस्थिरता है वो बढ़ा सकती है। जो कोलंबिया है या फिर जो ब्राज़ील प्रभावित है इससे होगा। यदि मादुरो सहमत न हुए तो हवाई हमले वेनेजुएला का जो जंगल है या फिर जो कार्टेल ठिकाने हैं उन पर हो सकते हैं। जो स्थिति है वो तेज़ी से बदल रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी चुनौतियां जैसे कि युद्ध हैं उनकी घोषणा के बिना ही कार्रवाई कर दी जाए, तो जो ट्रम्प हैं उनके लिए जोखिम पैदा कर रही हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि हाल ही में वेनेजुएला ने अपने आर्थिक संकट से तेजी से जो है वो उभार लिया है और अपने जो लोग हैं उनको अन्य देशों में भागने, प्रवास करने से रोकने में सफल रहा है। कथन 2 है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से जो हैं निम्नलिखित में से सही हैं? कथन 1 ए कहता है कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। बी कहता है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। सी कहता है दोनों कथन सही हैं तथा कथन जो 2 है कथन 1 को सही ठहराता है। डी है दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कथन जो 2 है कथन 1 को सही ठहराता नहीं है। यानी कि हमारा आंसर जो है वो होगा बी, कि कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 सही है, क्योंकि हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि बहुत से लोग जो हैं वो वेनेजुएला को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2023 का जो प्रीलिम्स है उसमें आईआर से संबंधित है, यानी कि जो वेनेजुएला संकट है उसके संदर्भ में या फिर जो वैश्विक तेल का संकट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित देशों या फिर जो समूह हैं उनमें से कौन सा या फिर जो कौन सी ओपीईसी के सदस्य नहीं हैं? ए अल्जारिया, बी नाइजीरिया, सी वेनेजुएला, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है वो है अमेरिकी विदेश नीति में अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा ने वैश्विक शासन को कैसे प्रभावित किया है? भारत के दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए। हमारी जो आज की लास्ट न्यूज़ रहने वाली है लोवरे हैसेट, व्हाट मेक्स दी यामाहा टैक्स द परफेक्ट गेटवे व्हीकल। 20 अक्टूबर को यानी कि जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? 20 अक्टूबर 2025 को पेरिस का एक प्रसिद्ध लूवर संग्रहालय है, उसमें एक जो है डकैती हुई है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। जो चोर हैं उन्होंने मात्र 7 मिनट के अंदर जो नेपोलियन और उनकी जो पत्नी है उसके आभूषण की 9 अनमोल वस्तुएं, यानी कि जैसे मरियम लुइस की माला,
यूजनी की ताज जो है वो चुरा ली है। वे क्या है, एक ट्रक से लगे जो मचान है उसका इस्तेमाल करके गैलरी द अपोलो में घुस गई और वहाँ पर चैनसो और जो ग्राइडर के शोकेस हैं वो तोड़ दिए और फिर बाहर पार्क किए गए 2 यामा जो टीमैक्स स्कूटर हैं उन पर सवार होकर भाग निकले। तो जो ये स्कूटर हैं सेना नदी के किनारे से गुजरते हुए A6 हाईवे की ओर बढ़ गई और एक चोर के भागते हुए जो यूजनी का हीरा एमरलैंड जड़ित जो ताज है वो गिर गया, जो कि क्षतिग्रस्त हालत में बरामद किया गया है। जो ये डकैती है न केवल तेजी से अंजाम दी गई बल्कि उनका जो पलायन और योजना है वह भी बेहद ही सोची समझी थी, क्योंकि जो यामाहा टीमैक्स है उसको पलायन वाहन बनाने का फैसला अपराधियों की जो रणनीति है उसका मास्टर स्ट्रोक था। उच्च गति और जो शहरी यातायात है उसमें फिटनेस जो टीमैक्स है एक मैक्सी स्कूटर है जिसमें 560 सीसी का पावरफुल इंजन लगा है। इसकी टॉप स्पीड जो है 150 मील प्रति घंटे यानी कि लगभग 240 किलोमीटर पर घंटा से अधिक है, जो कि हाईवे पर तेज भागने के लिए बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट है। पेरिस जैसे जो घने शहर हैं उनमें जहां सड़कें सकरी और ट्रैफिक भारी होता है, यह स्कूटर जो है आसानी से गलियों और जो बैक स्ट्रीट्स हैं उनसे गुजर सकता है। जो चोर हैं उन्होंने संग्रहालय से निकलते ही शहर की तंग गलियों का फ़ायदा उठाया जहां पर कारें फंस जाती हैं, लेकिन स्कूटर जो है वो तेज़ी से निकल जाते हैं। तो जो उत्कृष्ट मैनेवरेबिलिटी है यानी कि चलाने में आसानी, इसमें जो है ऑटोमेट्रिक जो CVT यानी कि जो ट्रांसमिशन है यानी कि जिसे जो है ट्विस्ट एंड गो जो है वो कहा जाता है। कोई भी मैनुअल गियर शिफ्टिंग नहीं है, बस थ्रोटल ट्विस्टर करें और चल दें। इससे जो सवार है पूरी तरह से मैन्यूवरिंग पर फोकस कर सकता है, खासकर पीछा करते समय। इसका जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और चौड़े टायर जो हैं इसे मोड़ते समय शिथिल रखते हैं। जो अपराधी हैं उनके लिए यह फ़ायदा है कि कम अनुभवी जो राइडर हैं वो भी इसे आसानी से चला सकता है या फिर चोरी करने के तुरंत बाद ही वहां से भाग सकता है। जो अपराधी हैं उनके बीच में जो लोकप्रियता है और जो उपलब्धता है, यानी कि यूरोप में जो टीमैक्स अपराधी हैं और जो बाइकर्स गैंग हैं उनका पसंदीदा वाहन है, और फ्रांस के अंदर सामान्य जो राइडर हैं उनकी भी शिकायत करते हैं कि पुलिस जो है इन्हें संदिग्ध मानकर बार बार रोकती है। यह इनकी जो क्रिमिनल की रेपुटेशन है उसको दर्शाता है। जो आसानी है उससे उपलब्ध हो जाती है, यानी कि इसकी जो कीमत है वो भी कम है, जिससे कि चोरी करने के लिए जो है उसे वे आसानी से खरीद सकते हैं और उन्हें चोरी करने में भी आसानी होती है। जो डकैती है उसके इस्तेमाल में स्कूटर में से एक बाद में नंबर प्लेट के साथ भी मिला, जो कि जांच का सुराग बन सकता है। जो डकैती है उसकी रणनीति में टीमैक्स की भूमिका, यानी कि जो चोर हैं वो 4 थे, 2-2 सवार होकर भागे। जो संग्रहालय है उसके CCTV में उन्होंने स्कूटर पर शहर की सड़कों पर तेजी से जाते दिखाया गया है। वे मचानों को आग लगाने की कोशिश भी की है ताकि पीछा करना मुश्किल हो सके। जो विशेषज्ञ हैं उनके कहने मुताबिक यह सैन्य शैली की सटीकता वाली जो कल्चरल टेररिज्म है वह थी, जो कि स्कूटर ने इसे संभव बनाया है। कार या ट्रक से भागना नामुमकिन होता है। जो फ्रेंच पुलिस है अब DNA जो CCTV है या फिर जो स्कूटर है उसकी ट्रैकिंग से चोरों की तलाश कर रही है। जो संस्कृति मंत्री रशीदा दाती हैं उन्होंने इसे जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल बताया है। यह घटना म्यूजियम की जो सिक्योरिटी है उस पर सवाल उठाती है, लेकिन जो टीमैक्स है उनकी पसंद
अपराध की दुनिया की चालाकी को दिखाती है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो मेंस के क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ विशेषताएं अभी भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं? जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें कला और वास्तुकला में शेर और जो बैल की आकृतियां हैं उनका महत्व पर चर्चा करें। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।